पेपर वैसे मैंने बनाना है, ये मैं बता दी। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम फ्री ट्रेड एरिया के बारे में बताते हैं, उसकी समझ नहीं आई थी। ठीक है, दूसरा ये मैंने आपकी क्लास में दूसरी क्लास को होमवर्क दिया था शुरू में कि ये निकाल, आप नहीं थे दूसरी क्लास की, कि पाकिस्तान के कितने कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एरिया है। चलिए ठीक है, फिर अब शुरू करते हैं क्लास। इनको आपका याद करने का बच्चों आसान तरीका ये है कि ज़ाहिर है कि ये 5 स्टेप्स हैं, आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप कर लें। कि सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, जिसमें अपने आपस में ट्रेड बैरियर जो मेंबर्स हैं सिर्फ उनको लोअर कर रहे हैं, दे लोअर द ट्रेड बैरियर अमंग द मेंबर नेशन। सिंपल, आप इतना भी लिख दे तो समझ आ गई। तो इसमें क्या है कि यू विल नॉट लोअर, मतलब लोअर का मतलब सिर्फ कम किए, यू विल रिमूव द आल ट्रेड बैरियर अमंग द मेंबर्स। कस्टम यूनियन, थर्ड फॉर्म आ गई कि आप ना सिर्फ ये यू विल रिमूव ऑल द ट्रेड बैरियर्स, बल्कि यू विल डिसाइड दैट व्हाट पॉलिसी यू विल ऑप्ट फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, की बाकी दुनिया के लिए आपकी ट्रेड पॉलिसी क्या होगी वो आप मिलकर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, आप सिर्फ उसमें ट्रेड पॉलिसी मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि यू अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमंग द मेंबर। ये उससे मजीद एक स्टेप आ गया, अब इसे स्टेप बाय स्टेप याद कर लें। नेक्स्ट, इकोनॉमिक यूनियन की, जिसमें आप ना सिर्फ ये कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री ट्रेड, सेम पॉलिसी फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड अगेन द सेम मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी अमंग द मेंबर। और ड्यूटी फ्री जोन जो है इनसे हट के एक चीज़ है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आप ऐसा एरिया बनाएंगे जहाँ आप रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स की इम्पोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर देंगे। इसमें डिटेल में हम सिर्फ ट्रेड कस्टम यूनियंस पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टम यूनियन, ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन एंड ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन। इन ये दोनों डायग्राम मैंने आपको छुड़वा दी। ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन में मैंने आपको यही कहा कि बिफोर कस्टम यूनियन आपने 100% टैरिफ लगाया था, एट वैल्यूरम टैरिफ है, ये जो प्राइस पे है $1 से $2 प्राइस हो गई, और आप इसके साथ 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 20 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 30 इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी कंट्री के साथ आपने कस्टम यूनियन बनाई, आपने बिल्कुल टैरिफ रिमूव कर दिया, प्राइस $1 हो गई, कंजम्पशन 70 यूनिट्स, नाउ प्रोडक्शन 10 यूनिट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड 60 यूनिट्स आर इंपोर्ट्स। तो ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई है, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन। और इसमें कंज्यूमर सरप्लस हैज इंक्रीज, एंड इसमें ये एरिया ए सी जे जी इज कम फ्रॉम द प्रोड्यूसर सरप्लस। एम एन एच जे, ये रेक्टेंगल जो वाइट है, इट इज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो पहले टैरिफ की शक्ल में गवर्नमेंट के पास जा रहा था, बट सी एम जे और एन बी एच पहले डेड वेट लॉस थे, लेकिन अब वो कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट है और ये इस नेशन का गेन है एज अ होल। But now there is a form of मतलब before this explanation, पहले ये समझा जाता था कि आप थोड़ी सी भी मूवमेंट फ्री ट्रेड की तरफ करेंगे तो आपकी वेलफेयर इंक्रीज करेगी, बट ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन में ये आप एक्सप्लेन करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आप कस्टम यूनियन बनाएं तो आपकी वेलफेयर को डिक्रीज भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि इंक्रीज करे। किस तरह कि आपने कस्टम यूनियन बनाई है एक नेशन के साथ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बनाई है, उससे पहले एक चीज़ थी जो आप चाइना से इम्पोर्ट कर रहे थे, अफगानिस्तान उस चीज़ को महंगा प्रोड्यूस कर रहा था, अफगानिस्तान की प्राइस ₹2 थी, चाइना की प्राइस ₹1 थी, दोनों पे आपने 100% टैरिफ लगाया हुआ था। चाइना से जो चीज़ आ रही थी उसकी प्राइस 2 हो गई और अफगानिस्तान वाली की 2 से 4 हो गई हुई थी। अब आप क्या है कि इस किससे आप इंपोर्ट कर रहे थे, आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। अब आपने कस्टम यूनियन सिर्फ किसके साथ बनाई, अफगानिस्तान के साथ, आपने टैरिफ बिल्कुल रिमूव कर दिया और वो प्राइस वापस 2 पे आ गई, जबकि चाइना पे आपने टैरिफ उतना ही रखा या मजीद बढ़ा दिया। तो चाइना की प्राइस टैरिफ की वजह से ज़्यादा, तो आप कहाँ से वो चीज़ मंगवाएंगे, आप अफगानिस्तान से मंगवाएंगे। तो इसमें ट्रेड क्रिएट होने के बजाय ट्रेड डाइवर्ट होगी। लोअर कास्ट प्रोड्यूसर चाइना था, लेकिन आप उसके बजाय एक हायर कास्ट प्रोड्यूसर के साथ कस्टम यूनियन बना के हायर कास्ट आप रिप्लेस कर रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज़ अ कस्टम यूनियन दैट लीड्स टू बोथ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। इससे ट्रेड क्रिएट भी होगी क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पहले आपकी ट्रेड नहीं थी, अब चल रही है, और ट्रेड डाइवर्ट भी होगी क्योंकि आप पहले चाइना से फुल फ्लैज इंपोर्ट कर रहे थे, अब आप कुछ अफगानिस्तान से कर रहे हैं।
इट मे इंक्रीज और रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द मेंबर नेशन। इससे जो कस्टम यूनियन की मेंबर नेशन है उनकी वेलफेयर इंक्रीज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। Because it depends upon the strength of the opposing forces. Trade diversion occur when lower cost import from outside the union कहाँ से थी lower cost import जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ चाइना से, are replaced by higher cost import from a union member। वो अब higher cost import अब कहाँ से आ रही हैं, जो union member है अफगानिस्तान से। This is because of the preferential trade treatment given to the member nation। क्योंकि member nation को आप preferential treatment दे रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रेफरेंशियल वर्ड दोबारा यूज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स की बात हो रही है, सिर्फ वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, वरना ये कस्टम यूनियन की ही बात हो रही है। नाउ ट्रेड डाइवर्जन रिड्यूस वेलफेयर बिकॉज इट शिफ्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर आउटसाइड द कस्टम यूनियन जो कि चाइना था, टू लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर इनसाइड द यूनियन जो कि अफगानिस्तान है। Thus, trade diversion worsen the international allocation of resources and shift production away from comparative advantage। कंपेरेटिव एडवांटेज चाइना के पास था, लेकिन आपने कस्टम यूनियन बनाई अफगानिस्तान के साथ, और अब आपने कंपेरेटिव एडवांटेज जो था उसको छोड़ के दूसरे कंट्री से आप उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं। A trade diverting custom union results in both trade creation and trade diversion, and therefore it can increase or reduce the welfare of union members depending on the relative strength of these two opposing forces। The इसमें ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन लीड्स ओनली टू ट्रेड क्रिएशन एंड अनइक्वेबली इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स। अब इसमें हमने दोबारा माइंड में रखना है कि जो ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन थी वो सिर्फ ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज करती है, और ये मेंबर और नॉन मेंबर सबकी वेलफेयर इंक्रीज होती है। बट ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन लीड टू बोथ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। क्योंकि इसमें ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन दोनों हो रही है, इट कैन इंक्रीज और इट मे रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, बट इट विल रिड्यूस लेकिन ये द वेलफेयर ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो नॉन मेंबर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं उनकी तो लाजमन वेलफेयर कम होगी, क्योंकि जैसे चाइना नॉन मेंबर मैंने एग्जांपल दी है, तो अब आप उनसे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उनका ट्रेड वॉल्यूम श्रिंक हुआ है, तो उनकी वेलफेयर कम होगी। मेंबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये अब आप हायर कास्ट इम्पोर्ट्स कर रहे हैं अफगानिस्तान से, तो ट्रेड क्रिएट हुई है, इसमें अफगानिस्तान की मे बी वेलफेयर हो, लेकिन मे बी कि पाकिस्तान का इसमें वेलफेयर के बजाय नुकसान। इसकी एक्सप्लेनेशन है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वंस अगेन सेम कम्युनिटी एक्स की इम्पोर्ट्स हो रही हैं, ये सप्लाई ऑफ एक्स है, ये डिमांड फॉर एक्स है, ई विदाउट ट्रेड है इक्विलिब्रियम। अब क्या है कि अगर आप S1 आप कर लें एक कंट्री और S3 सप्लाई का हुआ है कंट्री थर्ड का, कंट्री टू जो है वो कम्युनिटी एक्स जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है। अब इसमें एफिशिएंट कंट्री प्रोडक्शन S1 है, ये नहीं कि सप्लाई का वन कंट्री के, इसको आप चाइना कर लें, और S3 जो कि हायर प्राइस $1.5 पे ये चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है या सेल कर रहा है, इसको आप अफगानिस्तान कर लें। अब ये कि आपने इन दोनों कंट्रीज के साथ क्या है कि टैरिफ लगा दिए इनकी इंपोर्ट्स पे। पहले टैरिफ था तो चाइना की प्राइस जो $1 थी या कंट्री वन की प्राइस जो $1 थी वो इंक्रीज होकर $2 हो गई, और कंट्री थ्री यानी कि अफगानिस्तान जिसकी प्राइस 1.5 थी उसकी टैरिफ लगने से प्राइस समझे तो आप 3 पे चली गई, 1.5 को आप डबल कर लें, तो ये जैसे मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ, तो उसके साथ आपकी ट्रेड हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस कंट्री से टैरिफ लगने के बाद उसकी अपनी कास्ट इतनी हायर है कि वहाँ से ज़ाहिर है कि आपको इंपोर्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप इस कंट्री से $2 प्राइस के साथ यानी कि चाइना से इस $2 प्राइस पे आप इंपोर्ट कर रहे थे। आपकी कंजम्पशन 50 यूनिट ऑफ एक्स है, आपकी प्रोडक्शन 20 यूनिट्स है, और इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो आप चाइना से या कंट्री वन से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि आपने कस्टम यूनियन बनाई सिर्फ कंट्री थ्री के साथ जो कि अफगानिस्तान है, तो जब आपने कस्टम यूनियन बनाई टैरिफ बिल्कुल रिमूव किया तो प्राइस 3 से कम होकर वापस उनके साथ फ्री ट्रेड प्राइस जो आपकी 1.5 है यानी कि $1.5 है ये बन गई। जब ये प्राइस $1.5 बन गई और जबकि आपने चाइना पे ये कंट्री वन पे टैरिफ रिमूव नहीं किया तो आपकी प्राइस उनके साथ स्टिल $2 है। तो अब आप इस कंट्री से इंपोर्ट करेंगे जो कि 60 यूनिट से कंजम्पशन है, 15 यूनिट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, और 60 में से 15 आप माइनस कर दें
तो आपके पास ये बनते हैं 45 यूनिट एक्स के आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे आपकी ट्रेड क्रिएट भी हो गई और ट्रेड डाइवर्ट भी हो गई। ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसे आप ट्रेड क्रिएशन कह लें। बट अब इसमें वेलफेयर का नुकसान है या इसमें फायदा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ट्राई देखिए इसमें कि आपका प्राइस पहले जो डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए $2 थी, वो अब कम होके हो गई है कितनी, $1.5। इससे ये जो ब्लू ट्राई एंगल्स हैं ये कंज्यूमर वेलफेयर में ऐड हुई हैं। बाकी भी कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसमें से जो ये पार्ट है G-C-J-G, ये प्रोड्यूसर सरप्लस से आया है। और J-H-H और J ये पहले गवर्नमेंट रेवेन्यू था जो अब कंज्यूमर सरप्लस पे। मतलब ये सारा एनालिसिस जो आपने 2 से 1.5 प्राइस पे आने का करना है वो वही है जो ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन का था। लेकिन इसमें ये जो ब्लू ट्राइंगल रेक्टेंगल है M-N-H-J-, यानी कि 50 to 20 से इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो जो आपका रेवेन्यू था उसका गवर्नमेंट का, उसमें से 30 यूनिट्स का $1 से $30 था। उसमें से $15 तो कंज्यूमर सरप्लस में चले गए। लेकिन ये जो $15 हैं जो ब्लू कलर से शो किए हैं, ये अब कहीं भी नहीं, ना ही कंज्यूमर सरप्लस में ऐड हुए और गवर्नमेंट रेवेन्यू से ये डिक्रीज हो गए। मे बी कि जिस कंट्री से अब इम्पोर्ट कर रहे हैं ये उनकी वेलफेयर इंक्रीज करें, जैसा कि अफगानिस्तान। लेकिन ये नेशन जिसने कस्टम यूनियन बनाई है, इसकी वेलफेयर अब या इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये ज़्यादा है, ये नहीं जो डेड वेट लास्ट था और अब कम हुआ है, या ये रेक्टेंगल जौन सी है ये एरिया जो गवर्नमेंट रेवेन्यू में था और अब कहीं पे भी नहीं है। तो ये दो अपोजिट फोर्सेज हैं जिनमें से जो ज़्यादा होगी उस पर डिपेंड करता है कि कस्टम यूनियन फ़ायदा मंद है या नहीं है। इसमें ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, इसको आप रहने दें। अभी तो बहुत सी मुश्किल चीज़ें मैंने आपको छुड़वा दी। यहाँ पे अब डिफरेंट कंडीशंस दी, एक पता कैसे चले कि फिर कि कस्टम यूनियन अगर एट द सेम टाइम ट्रेड क्रिएटिंग भी है ट्रेड डाइवर्टिंग भी है तो कस्टम यूनियन बनाने का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो इसमें पहली बात ये है कि अगर दो कंट्रीज जो कस्टम यूनियन बना रहे हैं उनमें प्री यूनियन ट्रेड बैरियर्स हायर हों तो फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कस्टम यूनियन बनाने का फ़ायदा हो। मतलब ये कि आप चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपकी अफगानिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड बैरियर्स पहले बहुत हायर थे और डिफरेंट चीज़ों में थे, तो आपको उनके साथ कस्टम यूनियन बनाने से भी ट्रेड इतनी डाइवर्ट नहीं होगी जितनी न्यू क्रिएट होगी, क्योंकि पहले ट्रेड बैरियर ज़्यादा हायर थे। तो इसलिए हायर द ट्रेड बैरियर बिफोर द कस्टम यूनियन, हायर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ profitable custom union, which will increase the welfare. Second, the lower the custom union barriers are on trade with the rest of the world, the less likely is that the formation of the custom union will lead to the costly trade diversion because they have already traded each other before. कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है जिसके साथ आपने कस्टम यूनियन नहीं बनाई उनके साथ अगर टैरिफ आपका पहले ही कम होगा तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको कस्टम यूनियन का ज़्यादा फ़ायदा हो। इसमें एग्जांपल फिर आप वही ले लें कि अगर चाइना के साथ आपका पहले ही टैरिफ बिल्कुल लो है या है ही नहीं, तो आप अफगानिस्तान के साथ कस्टम यूनियन बनाएं तो सिर्फ ट्रेड क्रिएट होगी, चाइना से डाइवर्ट नहीं होगी, क्योंकि उधर पहले ही आपका बैरियर नहीं है। थर्ड है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कंट्रीज इन द कस्टम यूनियन एक दो कंट्रीज के लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज मिलकर बनाए तो पॉसिबिलिटी है कि किसी एक कंट्री के पास कोई चीज़ वेरी लो कॉस्ट हो, दूसरे के पास दूसरी, तो उनकी आपस में ट्रेड इतनी ज़्यादा फ्लोरिश करे कि वो क्रिएट हो, डाइवर्ट ना हो। तो लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज are there in the custom union, more beneficial custom union will be. More competitive the member nations are, the greater opportunities of the specialization. अगर इकोनॉमी जो कस्टम यूनियन बनाए वो आपस में कम्पिटिटिव हो मीन कि उनकी इकोनॉमी एक जैसी हो, ऐसा ना हो कि एक कंट्री एग्रीकल्चरल हो और दूसरा इंडस्ट्रियल हो, तो ज़्यादा उनको आपस में स्पेशलाइजेशन के चांसेस हैं कि वो स्पेशलाइज करेंगे एक दूसरे की हेल्प से और कस्टम यूनियन ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा क्लोजर द जियोग्राफिकली द मेंबर्स ऑफ द कस्टम यूनियन मोर बेनिफिशियल विल बी द कस्टम यूनियन, कि अगर आपका जियोग्राफिक डिस्टेंस कम है जैसे पाकिस्तान का, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, तो इन कंट्रीज के साथ आप कस्टम यूनियन बनाए तो आपको ज़्यादा फायदा है। लेकिन अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा हो यानी कि बहुत दूर का कंट्री है तो उसके साथ कस्टम यूनियन बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा आपके प्री ट्रेड या प्री कस्टम यूनियन जो आपके रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक है, फिर
पॉलिटिकल हैं वो हाई अच्छी हों, तो कस्टम यूनियन आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगी। ये कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी कि किन कंडीशंस में इट इज़ मोर लाइकली कि कस्टम यूनियन विल इंक्रीज द वेलफेयर। ये डिफरेंट कंडीशन, 6 कंडीशन हमने पढ़ी है। देर आर सम अदर स्टैटिक वेलफेयर इफेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली है कि अगर आप कस्टम यूनियन नहीं बनाते तो आपने बॉर्डर पे कस्टम ऑफिसर रखे होते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस रखी होती है कि चीज़ें स्मगलिंग ना हो, आप टैक्स प्रॉपरली कलेक्ट कर सकें। तो फिर आपको ये सब लोग चूंकि रखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक तरह से आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। सेकेंडली, trade diverting custom union is likely to improve the collective terms of trade of the custom union. For a trade creating custom union, the opposite is true. कि अगर आप ट्रेड डाइवर्जन वाली कस्टम यूनियन है तो आप डिफरेंट जो मेंबर यूनिट्स हैं वो मिलके उनकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट वो इम्प्रूव होती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर में है, अभी हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ, 11th और 12th चैप्टर रहते हैं, 13th में देख के बताऊंगी। एंड फाइनली एनी कस्टम यूनियन इज लाइकली टू हैव मच मोर बार्गेनिंग पावर। कस्टम यूनियन में ज़्यादा कंट्री हो तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। And there are some dynamic benefits. Which are the dynamic benefits? कि among the members competition increase होगा, कोई एक दूसरे को ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सपोर्ट कर सके। लो प्राइस गुड, तो कंपटीशन इंक्रीज होने से उनकी वेलफेयर इंक्रीज होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी। मेन ये कि अब उनके पास एक काफ़ी लार्ज मार्केट है जिसमें सप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए दे मे अर्न द इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस करें। आगे स्टिमुलस टू इन्वेस्टमेंट, बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक, मतलब आपके पास अब मार्केट बड़ी है, आपने जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं आप किसी भी कंट्री में भी चीज़ सेल कर सकते हैं, तो इससे इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज़्यादा है कि डिफरेंट इन्वेस्टर आपके कंट्री में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करेंगे। एंड बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। Dynamic gains of the custom unions are presumed to be much greater than the static gains and to be very significant. Recent empirical studies indicates that these dynamic gains are about 5 to 6%, 6 times larger than the static gains. इन सब डायग्राम्स को अगर आप एक पेज पे छोटा छोटा करके एक ही पेज पे बना के आपस में कंपेयर एक दफ़ा कर लें, तो इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि समझ में ना आने वाली। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं है। एनी क्वेश्चन? ये जो एक्सचेंज रेट है ये जितना लो होगा उस मुल्क की उतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी और ट्रेड उतनी ज्यादा होगी। पर मैम फॉर द करेक्शन ऑफ फैक्ट अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं उनमें यूएस और चाइना आते हैं। मैम उस हिसाब से अब यूएस को देखें तो वो वन ऑफ द मोस्ट ऑलमोस्ट 160 रुपीज पे है $1। और ओवरऑल वर्ल्ड में भी यूएस डॉलर काफी महंगा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर करेंसीज। तो मैम और दूसरा आप युआन को भी देखें तो वो भी कोई बहुत चीप नहीं है। तो फिर अगर ये बात मतलब है कि इकोनॉमिक्स अगर ये ठीक कहती है कि एक्सचेंज रेट कम होना चाहिए इस हिसाब से तो मैम बात होती है अगर आप एक सिंगल बात को पकड़ेंगे ना तो उसमें और बहुत से फैक्टर होंगे जो मे बी कि आपने कंसिडर ना किए हो। ये एक थ्योरी है कि आपका अगर करेंसी जो सी है वो डी वैल्यू है या उसकी वैल्यू कम है तो आपकी एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज के लिए चीपर होगी। अगर जो चीज़ दूसरे कंट्रीज के लिए चीपर होंगी वो ज़्यादा सेल होगी और इस तरह आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। यहाँ तक बात ठीक हो गई। उसके बाद आगे एक आप आगे मे बी के पढ़ें और मे बी आप इंटरनेशनल फाइनेंस में नाम मार्शल लर्नर कंडीशन उसे कहते हैं। लेकिन मार्शल लर्नर कंडीशन पढ़ाने के बजाय मैं आपको ज़ुबानी एक बात बताती हूँ कि इसमें डिपेंड करता है कि डिमांड इलास्टिसिटी आपने माइक्रो में पढ़ी होगी कि प्राइस के साथ डिमांड इलास्टिसिटी क्या है। वो चीज़ें जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है आपने पढ़ा होगा कि उनकी प्राइस कम होने से उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कुछ याद होगा ऐसा? जी जी मैम याद है। हाँ जी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्राइस के साथ डिमांड इलास्टिक नहीं होती, जैसे नेसेसिटीज़ हैं।
आटा है, रोटी है, कि अगर आपकी इसकी कीमत बहुत भी बढ़े तो आखिर लोग जैसा तैसा भी बारह उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। और अगर आटे की कीमत बहुत भी कम हो जाए तो लोग उसको ये नहीं करेंगे कि अब बहुत ज़्यादा आटा खरीदना शुरू कर दें, वो ज़रूरत का ही खरीदेंगे। तो इसमें बात ये है कि वो कंट्रीज जो स्पेशली एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं, उनकी प्रोडक्ट्स या एक्सपोर्ट्स नेसेसिटीज़ हैं, लग्जरीज नहीं है, उनमें आप उनकी प्राइस बहुत भी लो कर दें, आप अपना एक्सचेंज रेट बिल्कुल करेंसी को ज़ीरो पे भी ले आएँ और आप एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो आम है, आप चावल हैं, तो ज़ाहिर है कि उनकी डिमांड इलास्टिक ही नहीं है। आप जितना भी चीप करें वही लोग जो पहले खरीद रहे हैं उनमें से चंद एक का इजाफा होगा। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, चाइना ने तो खैर हर लेवल की मार्केट कवर की हुई है। और अमेरिका की आप बात कर रहे हैं तो उसमें अमेरिका की एक्सपोर्ट्स क्या हैं? ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी प्राइस जो ही उनकी प्राइस कम होती चली जाती है तो लोग हर बंदा जो उसकी कैटेगरी उस रेंज में आता है वो उसको खरीदना शुरू कर देता है। और जो ही उसकी प्राइस जो सी है वो इंक्रीज होती है, उस पर टैक्सेस लगते हैं, तो चूंकि आपको उसके बगैर आराम से गुजारा हो रहा है आप उसको नहीं खरीदेंगे, आप उससे चीपर। तो ये जो डिमांड इलास्टिसिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। इसी को टर्म्स ऑफ ट्रेड में बाद में हम पढ़ेंगे कि आप किन्हीं अपनी करेंसी जितनी मर्जी आप डिक्रीज कर दें, जब आपकी गुड्स के लिए इलास्टिक डिमांड है ही नहीं, आप ऐसी कोई चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे जो कि चीपर होने के लिए लोग वेट कर रहे हो। अब आप देखिए मोबाइल फ़ोन है, बहुत से लोगों को शौक है कि हम फलां ब्रांड ही लेंगे और वो वेट कर रहे होते हैं कि उसकी प्राइस कम होगा तो लेंगे। डॉलर की प्राइस कम हुई है तो अब मैं फलां चीज़ ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप आटा जो है वो बाजार से खरीद रहे हैं और अमेरिका से वो आ रहा है, अज्यूम करें अगर ऐसा होता तो आप अगर पहले जो उनसे 10 किलो लेते हैं, रोज की 2 रोटियां खाते हैं, तो आप 4 या 6 रोटियां तो नहीं खाना शुरू कर देंगे। तो ये बात ठीक है कि आप डॉलर, ये बात अमेरिका में बड़ी सूट करती है कि डॉलर की प्राइस जो ही कम होगी हमारे लिए कितनी चीपर हो जाएंगी वो चीज़ें। और बहुत सी चीज़ें हमने खरीदने का, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैं लैपटॉप नया ले लूँ, कितना अच्छा अमेजोन पे मिल रहा है, या मैं कोई आ रहा है अमेरिका से तो उसे कौन लेता है, लेकिन जब आप रुपए में कन्वर्ट करते हैं ओहो ये तो बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ही लगेगा कि डॉलर का रेट कुछ कम हुआ है तो अच्छा अब ये रीजनेबल लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान ऐसी कोई चीज़ एक्सपोर्ट ही ना करते हो जिसके लिए लोग वेट कर रहे हो, तो फिर आपका डॉलर, मतलब थ्योरी अपनी जगह ठीक है लेकिन ज़ाहिर है कंट्री टू कंट्री और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एवरीथिंग वेरीज।